जय श्री कृष्ण दोस्तों। आप सभी का स्वागत है नर्सिंग सक्सेस पॉइंट की ऑनलाइन क्लासेस में। आज अपने एनीमिया के बारे में देखेंगे। एनीमिया है क्या और इसमें से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं वो क्या रहेंगे। तो एनीमिया नॉर्मली आप लोगों ने को पता है कि एनीमिया है क्या, एक टाइप का नॉर्मली जो नॉर्मल वैल्यू होती है ब्लड की उससे या एचबी की जो नॉर्मल वैल्यू होती है, जो हीमोग्लोबिन है उसकी नॉर्मल वैल्यू से कम आना, वो क्या है, एनीमिया है। तो अकॉर्डिंग टू अगर डब्ल्यूएचओ की बात करते हैं एनीमिया की डेफिनेशन में कि अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ क्या है। तो अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ अगर एचबी बिलो हो रहा है किसमें, बिलो हो 13 ग्राम पर डीएल, बिलो हो जाए कितना से 13 ग्राम से, 13 ग्राम पर डीएल किसमें, एडल्ट में, मेल एडल्ट में अगर ये कितना हो जाए 30 ग्राम से कम हो जाए तब क्या है, एनीमिया है। पहला पहला पॉइंट मेल एडल्ट का। उसके बाद में एडल्ट फीमेल की बात करते हैं। तो जो एडल्ट फीमेल होगी अगर अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ की बात करेंगे तो बिलो 12 ग्राम, 12 ग्राम पर डीएल किसमें, फीमेल में। कौन सी, जो एडल्ट है उसमें, एडल्ट फीमेल में। या नॉन प्रेग्नेंट बात कर सकते हैं, नॉन प्रेग्नेंट फीमेल। याद रख लेना ये किसके लिए, नॉन प्रेग्नेंट के लिए है, जो प्रेग्नेंट नहीं है और एडल्ट है उसके लिए। अब बात आती है थर्ड डेफिनेशन की। थर्ड डेफिनेशन क्या है इसकी, थर्ड डेफिनेशन या जो थर्ड होगा प्रेग्नेंट फीमेल्स के लिए, तो बिलो अगर 11 आएगा, बिलो 11 ग्राम पर डीएल किसमें, प्रेग्नेंट में। ये क्वेश्चन पूछा जाता है प्रेग्नेंट में, आप एनीमिया अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ कब कहोगे, 11 ग्राम से अगर बिलो आएगा तब। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, नॉर्मल छोटे एग्जाम से बड़ा कोई भी एग्जाम हो उसमें आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलता है, आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो स्पेशली ध्यान कर लेना कि ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद में एक और है, एक इंडिया का इंस्टीट्यूट है, इंडियन काउंसिलिंग ऑफ मेडिकल एंड रिसर्च, आईसीएमआर शॉर्ट फॉर्म है। आईसीएमआर के अकॉर्डिंग्स, आईसीएमआर क्या कहता है कि जो डब्ल्यूएचओ ने डेफिनेशंस दी है, जो डब्ल्यूएचओ की डेफिनेशंस है उससे ये क्या कह रहा है कि 1 ग्राम बिलो हो जाएगा। उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है, 1 ग्राम ये क्या कर रहा है, बिलो कर रहा है, 1 ग्राम पर डीएल बिलो हो जाएगा किससे, जो डब्ल्यूएचओ की डेफिनेशन दी आईसीएमआर के अकॉर्डिंग। आईसीएमआर के अकॉर्डिंग इंडियन काउंसिलिंग ऑफ मेडिकल्स एंड रिसर्च है, एक इंस्टीट्यूट है इंडिया का, उसके अकॉर्डिंग क्या है, डब्ल्यूएचओ की जो डेफिनेशन है, जो टोटल डेफिनेशन दी है, जैसे कि डब्ल्यूएचओ ने क्या क्या मेल एडल्ट में कब मानेंगे एनीमिया, जब 13 ग्राम से कम हो जाए। ठीक है, तो अब जो आईसीएमआर है ये क्या बोलेगा, जैसे कि एडल्ट मेल लिख देता हूँ, एडल्ट मेल में एनीमिया ये क्या कहता है कि अगर लेस देन 12 ग्राम हो गया तब क्या है, एडल्ट मेल में आईसीएमआर के अकॉर्डिंग एनीमिया है। उसके बाद में नॉन प्रेग्नेंट, नॉन प्रेग्नेंट की बात करें तो नॉन प्रेग्नेंट में कब होगा, जब ये 11 ग्राम से कम आ जाएगा, 11 ग्राम से कम होगा तब क्या होगा, एनीमिया होगा। 11 ग्राम से कम होगा तब क्या हो जाएगा, एनीमिया हो जाएगा। और उसके बाद में प्रेग्नेंट की बात करें, अगर प्रेग्नेंट की बात करूं तो प्रेग्नेंट में क्या होगा, प्रेग्नेंट में होगा ये 10 ग्राम पे, अगर 10 ग्राम से बिलो आएगा तब क्या है, आईसीएमआर मानता है कि इसको एनीमिया हुआ है। अब बेस्ड ऑन सिवियरिटी के अकॉर्डिंग इसके टाइप देख लेते हैं, बेस्ड ऑन जो सिवियरिटी है उसके अकॉर्डिंग टाइप देखेंगे, एंड टाइप की बात करते हैं, टाइप में इसके डिफरेंस टाइप की अपनी स्टडी करते हैं। तो सबसे पहला कौन सा था, बेस्ड ऑन सिवियरिटी के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, बेस्ड ऑन सिवियरिटी की सीवियर कौन सा रहेगा, बेस्ड ऑन सिवियरिटी के अकॉर्डिंग, ये अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ स्टडी करेंगे। तो ये 3 टाइप का है, कितने टाइप का है, 3 टाइप का है, 3 टाइप का रहेगा अकॉर्डिंग टू बेस्ड ऑन सिवियरिटी। बेस्ड ऑन सिवियरिटी पे क्या रहेगा, 3 टाइप का रहेगा। पहला कौन सा है, माइल्ड, पहला कौन सा माइल्ड, सेकंड कौन सा है मॉडरेट, सेकंड कौन सा है मॉडरेट, और थर्ड कौन सा है आपका सीवियर, सीवियर। एक होता है आपका डेंजरस बोल सकते हैं, जो डेंजरस वाला होता है सीवियर में ही काउंट करते हैं अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ। तो जो माइल्ड होगा, माइल्ड कब होगा, जब 9 से एचबी 9 से लेके 10.9 ग्राम पर डीएल होगा तब क्या है, माइल्ड एनीमिया है।
अगर 9 से लेके एचबी 10.9 तक रहेगा तब क्या है, माइल्ड एनीमिया है। बेस्ट ऑन सीवियरिटी के अकॉर्डिंग सेकंड मॉडरेट की बात करूं तो मॉडरेट कब तक रहेगा, 7.0 से लेके कहाँ तक रहने वाला है ये, 8.9 ग्राम पर डीएल, 8.9 ग्राम पर डीएल। उसके बाद में बात थी सीवियर की, तो सीवियर अब लेस देन अगर 7 ग्राम हो गया तो वो क्या है, सीवियर एनीमिया। और 7 ग्राम से अगर बिलो एचबी आता है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन जरूरी हो जाता है। यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन कब करते हैं, जब 7 ग्राम से एचबी कम आ गया तब अपने क्या करेंगे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है सीवियर वाले में, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कब स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे ध्यान कर लेना, अब इस कंडीशन में अगर हुआ तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे। उससे पहले नीड नहीं है, अगर 7 से बिलो है तब आप रिकमेंडेड करोगे ब्लड ट्रांसफ्यूजन को। ये था नॉर्मल। उसके बाद में इसके साइज के अकॉर्डिंग या कलर शेप इनके अकॉर्डिंग्स भी टाइप होते हैं, वो और बता देता हूँ आपको, और वो जरूरी है। आगे जितने भी टाइप के एनीमिया पढ़ेंगे उसमें ये बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा कि कौन सा क्या है। तो पहला अपने को पता होना चाहिए कि जो आरबीसी था, आरबीसी था उसका जो साइज होता है वो कितना होता है, जो शेप या साइज होता है कितना रहेगा, वो रहता है नॉर्मल 6.8 से लेके 7.8 माइक्रोन, माइक्रोन। ठीक है, ये एक नॉर्मल रेंज है इसकी आरबीसी की। अब जो मैं साइज के बेस पे बता रहा हूँ कि साइज अगर किससे कम होगा तब क्या रहेगा, और क्या आगे चल के प्रोसेस रहने वाली है, आगे चल के क्या प्रोसेस रहेगी। तो अब अगर साइज इसका बिलो आ रहा है नॉर्मल से, नॉर्मल से बिलो आएगा यानी इरेथ्रोसाइट स्मॉलर होगी नॉर्मल से, तो उसको क्या बोलेंगे, माइक्रोसाइटिक। माइक्रो का मीन्स क्या हो गया, छोटा, साइटिक का मीन्स सेल, और माइक्रोसाइटिक एनीमिया जिसमें क्या हुआ, आरबीसी का साइज है वो क्या है, नॉर्मल से कम है, क्या है, बिलो है नॉर्मल से, नॉर्मल से छोटा है साइज, नॉर्मल से साइज है वो छोटा रहेगा, नॉर्मल से साइज होगा वो क्या रहेगा, छोटा। अब इससे पहले जो एक टॉपिक रह गया है, एक आपने शायद पढ़ा होगा, एक होता है एमसीवी, यहीं पे बता देता हूँ आपको, एमसीवी। एक होता है आपका एमसीएच, एक होता है एमसीएच, और एक होता है आपका एमसीएचसी। इसकी फुल फॉर्म सभी के बताऊंगा। एमसीवी क्या था, एमसीवी क्या है, आपका मीन कॉर्पुलर, मीन कॉर्पुलर या कॉर्पुलस वॉल्यूम, मेन कॉर्पुलस वॉल्यूम है। मेन कॉर्पुलस वॉल्यूम्स ये नॉर्मल क्या इंडिकेट करने वाली है, मेन कॉर्पुलस वॉल्यूम्स एवरेज वॉल्यूम ऑफ द सिंगल आरबीसी, कि एक आरबीसी ने कितना कवरअप एरिया या वॉल्यूम कवर की है, क्या करेगा ये, इसकी डेफिनेशन रहेगी एवरेज, एवरेज वॉल्यूम ऑफ आरबीसी, वॉल्यूम ऑफ आरबीसी या सिंगल आरबीसी, सिंगल आरबीसी, सिंगल आरबीसी की वॉल्यूम कितनी है, वो है आपका मीन कॉर्पुलर वॉल्यूम। और ये वॉल्यूम कितनी रहती है ये याद रखना है, ये रहती है 80 से लेके 96 फेंटोलीटर पर आरबीसी। अब है फेंटोलीटर है, आर पर आरबीसी, पर आरबीसी ध्यान कर लेना। इसका जो साइज रहेगा 80 से लेके 96 तक रहेगा, और यही डिसाइड करता है माइक्रोसाइटिक जो एनीमिया मैंने बताया कि नॉर्मल साइज है, तो उसमें क्या रहेगा, जो वॉल्यूम होती है वो कम हो जाएगी। तो यहाँ पे ध्यान कर लेना, कम मिलेगा आपको क्या, एमसीवी। जब भी माइक्रोसाइटिक एनीमिया होगा उसमें क्या कम मिलेगा, एमसीवी, मेन कार्पुलर वॉल्यूम होगी वो कम मिलने वाली है। उसके बाद में सेकंड था एमसीएच। एमसीएच क्या था, अमाउंट ऑफ, एमसीएच क्या है, अमाउंट ऑफ एचबी इन वन आरबीसी। एक आरबीसी में अमाउंट कितना है, इन वन आरबीसी, एक आरबीसी में अमाउंट कितना है किसका, हीमोग्लोबिन का। हीमोग्लोबिन का कितना रहने वाला है? उसके नॉर्मल्स बात कर रहे हैं कि ये भी आपको आगे काम आएगा। जो आपका हाइपोक्रोमिक होता है, जो कलर प्रोवाइड करता है आपका हीमोग्लोबिन, उस बेस पे। तो अमाउंट ऑफ एचबी क्या है एक आरबीसी में, वो है आपका एमसीएच। और एमसीएच की फुल फॉर्म, आपका वॉल्यूम था, ये क्या है, फुल फॉर्म बता देता हूँ, मेन कार्पुलर, कार्पुलस हीमोग्लोबिन लेवल, हीमोग्लोबिन
ग्लोबिन लेवल, ये कितना रहता है आपका 27 से लेके, नॉर्मल कितना रहेगा 27 से लेके 33 क्या रहेगा, नॉर्मल रहेगा। और इसका जो इकाई आती है वो आती है पिकोग्राम। पिकोग्राम कुछ कंडीशन में इसको परसेंटेज में भी शो कर दिया जाता है, कुछ कंडीशन में परसेंटेज में शो कर देते हैं। और जो आपका लास्ट रह गया MCHC बता रहा हूं अभी, MCHC, ये क्या है, मेन कार्कुलर, मेन कार्पुलस हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशंस, हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशंस। अब ये जो कंसंट्रेशन है ये किस चीज को इंडिकेट करने वाला है, पहला ये पता होना चाहिए। कंसंट्रेशन किसी भी परसेंटेज के लेवल को शो करेगा कि इसमें कितने परसेंटेज क्या है, उस चीज को इंडिकेट करने वाला है। तो ध्यान रखना परसेंटेज, या इसका जो MCHC है इसका बता देता हूं, परसेंटेज ऑफ आरबीसी, सॉरी, परसेंटेज ऑफ HB इन 1 RBC, इन 1 RBC, एक आरबीसी में कितना परसेंट HB है, वो आपका MCHC है, यानी मेन कार्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन लेवल। ये भी आपको बहुत आगे जो आप एनीमिया के टाइप पढ़ोगे, माइक्रोसाइटिक, आपका मैक्रोसाइटिक, उन सभी में काम आने वाला है। मैक्रोसाइटिक हो गया, हाइपोक्रोमिक हो गया, या आपसे कोई पूछ लेगा कि इसमें क्या है, तो आपका जो डायग्नोस करते हैं उसमें ये चीजें आपको काम आएगी। तो ये आपका नॉर्मल रहता है 33 से, नॉर्मल रहेगा ये 33 से 36 ग्राम पर डीएल, ग्राम पर डीएल, ये क्या रहेगा, नॉर्मल रहेगा। अब एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ कि आरबीसी का जो नॉर्मल साइज था एक रेंज में 6.8 से 7.8 माइक्रोन था। और माइक्रोसाइटिक एनीमिया मैंने आपको बताया था कि माइक्रोसाइटिक एनीमिया क्या होता है, ये जो साइज था 6.8, इससे बिलो आ जाए, नॉर्मल से बिलो आ गया, जो नॉर्मल रेंज थी उससे बिलो आ गया, क्या है, माइक्रोसाइटिक एनीमिया है। तो माइक्रोसाइटिक एनीमिया अगर होगा, साइज छोटा होगा तो MCV छोटा मिलेगा, यानी उसकी वॉल्यूम कवर नहीं होगी, कम वॉल्यूम कवर मिल करेगा। तो क्या है, मीन कार्कुलर वॉल्यूम या एवरेज जो वॉल्यूम थी सिंगल आरबीसी की, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और ये आपको क्या मिलने वाली है, नॉर्मल 80 से लेके 96 थी, तो ये 80 से बिलो मिलेगी। 80 से क्या मिलेगी, ये बिलो मिलेगी, 80 से कम मिलेगी माइक्रोसाइटिक में। उसके बाद में MCS था, अमाउंट ऑफ HB इन 1 RBC, एक आरबीसी में कितना HB है, तो वो कितना था अपना 27 से 33 पिकोग्राम। उसके बाद में अपना नेक्स्ट देख रहे थे MCHC, मीन कार्पुलस हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, यानी परसेंटेज ऑफ HB इन 1 RBC, एक आरबीसी में कितने परसेंट HB है, तो वो था आपका 33 से 36। तो आपका पहला हो गया माइक्रोसाइटिक एनीमिया। उसके बाद में बात कर रहा हूं मैं सेकंड्स, जो टाइप बता रहा हूँ बेस्ड ऑन साइज, कलर, उन पे। माइक्रोसाइटिक एनीमिया में अब क्या होने वाला है, माइक्रोसाइटिक एनीमिया में आरबीसी क्या हो जाएगी, बड़ी, आरबीसी क्या हो जाएगी, लार्जर, किससे, नॉर्मल से, लार्जर होगी किससे, नॉर्मल से, नॉर्मल जो होगी उससे। अब अगर ये आपकी बड़ी है तो MCV यानी आपका मीन कार्पुलर वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, यानी मैक्रोसाइटिक एनीमिया में आपको क्या मिलने वाला है, इंक्रीज MCV। माइक्रो मेन कार्पुलर वॉल्यूम होगी सिंगल आरबीसी की, वो क्या होगी, बड़ी हुई मिलेगी, यानी 96 से अबव मिलेगी। नॉर्मल कितना बताया था मैंने, 80 से लेके 96 फेंटालीटर पर आरबीसी, ये था इसका नॉर्मल। और ये क्या मिलने वाली है अब आपको यहाँ पे 96 से अबव, या नॉर्मल से ज्यादा मिलने वाली है। उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं हाइपोक्रोमिक एनीमिया। नेक्स्ट कौन सा है, हाइपोक्रोमिक एनीमिया। अब ये जो आपका हाइपोक्रोमिक एनीमिया है, ये नॉर्मली आपको पता होना चाहिए कि हाइपो का मीन्स क्या है, कम, हाइपो का मीन्स क्या है, कम। और क्रोमिक का मीन्स होता है यहाँ से कलर, यानी जो कलर होता है आरबीसी का कैसा था, रेड। तो रेड कलर की आरबीसी ना मिलके कैसी मिलेगी, पार्लर कलर में मिलने वाली है। यानी जो कलर था, यानी एचबी तो कम हो रहा है, एचबी कम है, कलर उसका क्या हो जाएगा, आपको पॉलर में मिलेगा। यानी एनी टाइप ऑफ एनीमिया इन विच द आरबीसी, यानी आरबीसी क्या रहेगी इसमें, आरबीसी रहेगी, आरबीसी आर पार्लर देन नॉर्मल। नॉर्मल जो कलर था, कलर में चेंजेस मिलेंगे, नॉर्मल से क्या मिलेगी, पार्लर मिलने वाली है।
उसके बाद में अपने देखते हैं नॉर्मोसाइटिक एनीमिया। नॉर्मोसाइटिक एनीमिया, नॉर्मोसाइटिक एनीमिया ये क्या है? नॉर्मो का मीन्स हो गया नॉर्मल, और साइट का मीन्स है सेल, और एनीमिया इसमें क्या है? सेल का साइज तो सेम रहेगा, सेल का साइज तो क्या रहेगा? सेम रहेगा, या नॉर्मल आरबीसी मिलेगी, बट फिर भी एनीमिया देखने को मिलेगा, फिर भी एनीमिया एनीमिया देखने को मिलेगा। ये क्या है? नॉर्मोसाइटिक, यानी नॉर्मल सेल है फिर भी आपका एचबी क्या है? नॉर्मल सेल है, बट बिल एचबी क्या है? कम है, एचबी कम है। उसके बाद में एक होता है आपका लास्ट जो टाइप पढ़ेंगे, नॉर्मोक्रोमिक। कलर सही है, नॉर्मोक्रोमिक, क्रोमिक का मीन्स क्या था? कलर से, और नॉर्मो का मीन्स एनीमिया, सॉरी, नॉर्मो का मीन्स नॉर्मल्स, और क्रोमिक का मीन्स था कलर। अब कलर क्या है? इसमें नॉर्मल है, कलर क्या है? ये है नॉर्मल कलर, यानी जो रेड कलर का था वैसा ही रहेगा, और जो एचबी रहेगा या एनीमिया बोल सकते हैं, एचबी क्या रहेगा? कम रहने वाला है। तो ये थे आपके नॉर्मल एनीमिया के टाइप। अब जो आज का अपना मेन टॉपिक है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, जिससे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं अपने, वो देखने वाले हैं। जो एनीमिया से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, उसकी स्टडी स्टार्ट करते हैं। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, कोई कमेंट करके बताओ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया कैसा रहेगा? नॉर्मोसाइटिक है या नॉर्मोक्रोमिक है या कुछ अलग है? एक बार कमेंट करके बता दो फटाफट, जो भी लाइव है। जो आपका नॉर्मोसाइटिक है या माइक्रोसाइटिक है? मैंने बताया माइक्रोसाइटिक में जो सेल का साइज था वो कम हो रहा था, और मैक्रोसाइटिक में जो आरबीसी का साइज था वो क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, बढ़ जाएगा, यानी साइज नॉर्मल से ज्यादा हो जाएगा। नॉर्मल कितना था? 6.8 से 7.8 माइक्रोन अपने नॉर्मल पढ़ के आए। अब उस कंडीशन में क्या होगा? वो बढ़ जाएगा, ठीक है? तो उस कंडीशन में आपकी स्टडी अलग रहेगी। तो अब जो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, पहला तो अपने को ये पता होना चाहिए हो किसकी वजह से रहा है। ये किसकी वजह से हो रहा है? आयरन की वजह से। आयरन डेफिशिएंसी का मीन्स कमी, और एनीमिया, एनीमिया आपकी जो डेफिनेशन थी, एचबी कम हो गया है, एचबी का लेवल है नॉर्मल, क्या हुआ? कम हुआ, किसकी वजह से हुआ? आयरन की वजह से। हो सकता है डाइट में कम ले रहे हो, पहला ये होना चाहिए कि किस वजह से हो सकता है? ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयरन तो होएगा, डेफिशिएंसी ऑफ आयरन इन डाइट, आयरन इन डाइट पहला हो गया कि डाइट में आपने आयरन कम लिया। उसके बाद में इनएडिक्वेट सेकंड्स बता सकता हूँ, यहाँ पे पहला क्या है आपका? ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयरन इन डाइट, डाइट में आयरन कम लिया। सेकंड क्या है? इनएडिक्वेट, इन एडिक्यूट एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन सही नहीं हो रहा है, उस कंडीशन में हो जाएगा। या थर्ड बोल सकते हैं एक्सेसिव लॉस, एक्सेसिव लॉस की वजह से, एक्सेसिव लॉस ऑफ आयरन अगर हो रहा है, जो भी एक बार ऑनलाइन है कमेंट कर दीजिएगा, एक्सेसिव लॉस ऑफ आयरन की वजह से हो सकता है। अब यहाँ पे देखना, जो आयरन है वो क्या काम करता है। आयरन जो अपनी प्रोसेस होती है कौन सी? इरिथ्रोपोइसिस की। कौन सी? इरिथ्रोपोइसिस। इरिथ्रोपोइसिस क्या है? आपकी आरबीसी प्रोडक्शन की स्टेप को बोलते हैं, किसको? आरबीसी प्रोडक्शन को क्या बोलते हैं? इरिथ्रोपोइसिस। आरबीसी प्रोडक्शन हो रहा था बोन मैरो में, उसको क्या बोलेंगे अपने? इरिथ्रोपोइसिस। उस कंडीशन की एक स्टेप होती है प्रो इरिथ्रोब्लास्ट, उस पे आयरन क्या करता है? एक्ट करता है। उस पे क्या करेगा? आयरन एक्ट करेगा, और ये आयरन क्या करता है? इंक्रीज करवाता है किसका? सेल साइज। ये एक टाइप से बोल सकता हूँ कि न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करने का काम करता है। ये क्या करेगा? इंक्रीज करता है सेल के साइज को। अब अगर इसकी डेफिशिएंसी होती है तो ये क्या काम कर रहा था? सेल का साइज बढ़ा रहा था, और डेफिशिएंसी हो गई तो उस कंडीशन में क्या होगा? सेल का साइज क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। सेल का साइज क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और ये अगर सेल साइज कम हुआ तो क्या होने वाला था? माइक्रोसाइटिक, माइक्रोसाइटिक। पहला ध्यान कर लेना, एक ऐसा एनीमिया होता है माइक्रोसाइटिक एनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। अब देखना सेकंड, आयरन के साथ में क्या होता है?
जो आपका एक एचबी होता है उसमें आपके जो आयरन के मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं। मैं नेक्स्ट पेज पे आपको लेके चल रहा हूँ। यह जैसे कि अब मैं बात कर रहा हूँ एचबी की, ठीक है, हीमोग्लोबिन्स की। अब हीमोग्लोबिन्स का अगर वन मॉलिक्यूल था, हीमोग्लोबिन्स का क्या था, वन मॉलिक्यूल था। वन मॉलिक्यूल के साथ में आयरन के चार मॉलिक्यूल क्या हो रहे थे, आयरन के चार मॉलिक्यूल्स यानी फोर आयरन क्या हो रहे थे, अटैच। और इन चारों मॉलिक्यूल्स के साथ में फोर आपके O2 के मॉलिक्यूल्स यानी ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल थे, वो क्या हो रहे थे, अटैच हो रहे हैं। ठीक है। अब अगर आयरन कम रहा बॉडी में, आयरन कम रहा तो उस कंडीशन में क्या रहेगा, उस कंडीशन में ये मॉलिक्यूल्स अटैच नहीं होंगे, ऑक्सीजन अटैच नहीं होगी, यानी हाइपोक्सिया की कंडीशन देखने को मिलेगी। और हाइपोक्सिया की कंडीशंस में नॉर्मली अगर मैं बात करता हूं तो आरबीसी का जो कलर होता है, या जो आपको बोला जाता है कि जो एचबी है, एचबी या आरबीसी का कलर किसकी वजह से होता है, एक बार फटाफट कमेंट करके बताओ। फटाफट कमेंट करके मुझे बताओ कि कौन कौन ऑनलाइन है और कितना आपका ध्यान है इस टॉपिक से। एचबी का कलर यानी आरबीसी का कलर किसकी वजह से रेड होता है, जो एचबी है, एचबी का कलर किसकी वजह से रेड होगा, फटाफट कमेंट कर दो एक बार। लाइव तो बहुत ज्यादा देख रहे हैं बट कमेंट नहीं आना। एचबी होता है वो क्या होता है, एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है, ठीक है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है। और अभी मुझे जो आपका एक पिगमेंट अलग से आता है जिसका नाम होता है आरबीसी का, जो कलर को प्रोवाइड करता है, प्रोफाइरिन पिगमेंट। प्रोफाइरिन पिगमेंट होता है, उसकी वजह से कलर को प्रोवाइड करते हैं। और जो एचबी होता है उसको रेस्पिरेटरी पिगमेंट बोलते हैं। और इसी की वजह से जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है, जो एचबी की क्या होती है, O2 कैरिंग कैपेसिटी, O2 कैरिंग कैपेसिटी होती है, उसकी वजह से इसका कलर कैसा होता है, आरबीसी का कलर रेड देखने को मिलेगा। अब अगर आयरन के साथ में, ये जो आयरन के चार मॉलिक्यूल थे इनके साथ में अगर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स अटैच नहीं होंगे, आयरन कम हुआ नहीं होंगे, उस कंडीशन में कलर कैसा होगा, हाइपोक्रोमिक। हाइपोक्रोमिक, ये क्या है, ऑक्सीजन की कमी की वजह से हो रहा है हाइपोक्रोमिक एनीमिया। अब ध्यान करना दोबारा, जो लास्ट पेज दिखाता हूँ। पहला मैंने क्या बताया कि सेल साइज कम हो रहा था, तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को क्या कहेंगे, माइक्रोसाइटिक एनीमिया, माइक्रोसाइटिक एनीमिया कहेंगे। उसके बाद में सेकंड जो आपका आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया वो कौन सा है, हाइपोक्रोमिक एनीमिया। तो ध्यान रख लेना आईडीए क्या है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया कैसा है, पहला तो है माइक्रोसाइटिक, माइक्रोसाइटिक है। और सेकंड कौन सा है, हाइपोक्रोमिक है। यानी ये दो टाइप के एनीमिया इसमें देखने को मिलेंगे। यानी जो आरबीसी का कलर होगा वो आपको पार्लर देखने को मिलने वाला है, पेलर कलर में मिलेगा। और साइज कैसे रहेगा, छोटा रहेगा, माइक्रो नॉर्मल जो आरबीसी का साइज था उससे कम रहेगा। उसके बाद में ये जो आपका आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, मोस्ट कॉमन इन वर्ल्ड, पूरे संसार में सबसे ज्यादा एनीमिया देखने को मिलता है। इंडिया में भी यही मिलेगा, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। अब इसके जो पॉजिटिव एजेंट है या कोज की बात करते हैं, उससे पहले जो इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मोस्ट कॉमन इन वर्ल्ड एनीमिया पूछे तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है। सेकंड, मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि एक कई बार क्या करता है, क्वेश्चंस में डायरेक्ट पूछा जाता है कि मोस्ट कॉमन कोज ऑफ आईडीए, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ। आईडीए का मोस्ट कॉमन कोज अगर वर्ल्ड वाइड कुछ भी ना देख के पूछे तो उस कंडीशन में ब्लीडिंग, ब्लीडिंग या ब्लड लॉस है, ठीक है। उस कंडीशन में क्या, ब्लीडिंग या ब्लड लॉस। अगर कोच सिर्फ इंडिया में पूछता है, सिर्फ इंडिया में अगर कोच पूछता है, ये क्या है, वर्ल्ड वाइड का कोच है, ब्लीडिंग या ब्लड लॉस वर्ल्ड वाइड मोस्ट कॉमन कोच है। अगर इंडिया का पूछेगा तो लो डाइटरी इनटेक, लो डाइटरी इनटेक, डाइटरी इनटेक ऑफ आयरन, ऑफ आयरन, आयरन का इनटेक कम करने की वजह से, ये क्या है इंडिया का, और यही पूछा जाता है मोस्टली। इंडिया में मोस्ट कॉमन कोज क्या है इसका, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का, तो लो डाइटरी इनटेक है, मोस्ट कॉमन कोज है, ध्यान कर लेना। उसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं, पॉजिटिव एजेंट्स डायरेक्टली स्टडी करते हैं अच्छे से कि कोज क्या रहेगा। पहला मैंने आपको बता दिया कि अगर वर्ल्ड वाइड का पूछेगा तो क्या है, ब्लीडिंग, ब्लीडिंग या ब्लड लॉस क्या है, वर्ल्ड वाइड है, मोस्ट कॉमन, क्या है, मोस्ट कॉमन है, मोस्ट कॉमन कोज इन वर्ल्ड वाइड।
पूरे संसार में से अगर मोस्ट कॉमन पूछता है तो ये है। और स्पेशली अगर मोस्ट कॉमन कॉज पूछे इन इंडिया तो क्या है, लो डाइटरी इनटेक। लो डाइटरी इनटेक, लो डाइटरी इनटेक इसका क्या था, मोस्ट कॉमन कॉज। उसके बाद में था ये जो लो डाइटरी इनटेक, आयरन की बात कर रहा हूँ, ये यंग एज में मोस्टली देखने को मिलता है, या यंग चिल्ड्रन बोल सकते हैं। ये यंग चिल्ड्रन में भी मोस्ट कॉमन है। अगर डायरेक्ट एज बेस पे पूछे, यंग चिल्ड्रन में क्या है, मोस्ट कॉमन है। यंग, जो आपके यंग चिल्ड्रन है उसमें आपको मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है। उसके बाद में पूछा जाता है इसी से, एक रिप्रोडक्टिव एज में पूछा जाता है कि मोस्ट कॉमन इन रिप्रोडक्टिव एज। अब रिप्रोडक्टिव एज फीमेल्स की पूछता है, जो फीमेल्स होती है उनमें आपको ये एनीमिया देखने को नॉर्मल मिलता है। जो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है वो आपको नॉर्मल देखने को मिलेगा। तो जो अगर रिप्रोडक्टिव एज का पूछे तो रिप्रोडक्टिव एज में क्या रहने वाला है, एक्सेसिव ब्लड लॉस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्या रहेगा, एक्सेसिव ब्लड लॉस, एक्सेसिव ब्लड लॉस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल या मेंस्ट्रुएशन। ये था आपका नॉर्मल जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मोस्ट कॉमन कोज इन इंडिया, तो लो डाइटरी इनटेक है। मोस्ट कॉमन कोज इन वर्ल्ड पूछेगा तो ब्लीडिंग या ब्लड लॉस है। और उसके बाद में मोस्ट कॉमन कोज इन रिप्रोडक्टिव एज इन फीमेल पूछे या वो फीमेल पूछे तो एक्सेसिव ब्लड लॉस है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। और यंग चाइल्ड चाइल्ड चिल्ड्रन में अगर पूछेगा मोस्ट कॉमन कोज तो लो डाइटरी इनटेक ऑफ आयरन है। यहाँ तक क्लियर है, एक बार कमेंट करके मुझे बता दो कि यहाँ तक का टॉपिक क्लियर है, फिर आगे चल रहे हैं। एक बार कमेंट करके मुझे बताओ। यहाँ तक का टॉपिक क्लियर है तो उसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट जो कोज है आपका पॉजिटिव एजेंट। नेक्स्ट पॉजिटिव एजेंट क्या है, जीआई माल एब्जॉर्प्शन। अगर जीआई यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल माल एब्जॉर्प्शन की बात कर रहा हूँ, माल एब्जॉर्प्शन की बात कर रहा हूँ, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल माल एब्जॉर्प्शन, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन मिलने वाला है। यानी एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन टेक प्लेस। अब पहला अगर आपको आयरन का पता है कि आयरन एब्जॉर्ब कहाँ पे होगा तो आपका ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। और ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है आयरन एब्जॉर्प्शन कहाँ पर होता है, आयरन एब्जॉर्प्शन कहाँ पर होता है, तो आयरन एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होगा, तो आयरन एब्जॉर्प्शन मेजर अगर साइड पूछेगा, मोस्ट कॉमन पूछे या मेजर साइड पूछे, तब क्या है, डुडेनम, या बोल सकते हो प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ डुडेनम, प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ डुडेनम। प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ डुडेनम क्या रहेगा आपका, मेजर साइड रहेगा। स्पेशली याद कर लेना, मेजर साइट या मोस्ट कॉमन साइट पूछी जाती है आयरन एब्जॉर्प्शन की। अगर किसी में डुडेनम प्रेजेंट नहीं है या डुडेनेक्टोमी हो गई है, रिमूव कर दिया है, या एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है डुडेनम में, उस कंडीशन में जीआई माल एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है, या आयरन एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, वो क्या कोज कर सकता है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। उसके बाद में सेकंड जो माइनर साइट पूछी, माइनर साइट होगी, ये क्या थी, मेजर साइट, जो मोस्ट कॉमन है। माइनर साइट क्या रहती है, एंड पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। अब एंड पार्ट कौन सा है, जो एंड पार्ट होता है, या आपका इलियम बोल सकते हैं, इलियम जो पार्ट था उसका, जेजुनम इलियम, ये आपका माइनर साइट रहेगी, या एंड पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ये क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन का रहेगा। ये था आपका जीआई का। अब बात आ रही है कि अब ये जो आयरन था, एब्जॉर्प्शन की बात बता दी मैंने, एब्जॉर्प्शन कहाँ पे हो रहा है, और इसका एब्जॉर्प्शन फॉर्म पूछी जाती है, आयरन स्टोरेज फॉर्म पूछी जाती है, आयरन स्टोरेज फॉर्म पूछी जाती है, स्टोरेज फॉर्म, यानी किस फॉर्म में स्टोरेज होता है, इन बॉडी, बॉडी में किस फॉर्म में स्टोरेज रहने वाला है,
तो आपको पता होना चाहिए बॉडी में फेरिटिन के नाम से, फेरिटिन फॉर्म में क्या रहेगा, बॉडी में सेव रहेगा या स्टोर रहेगा। स्पेशली क्वेश्चन याद कर लेना आयरन एब्जॉर्प्शंस का, आयरन एब्जॉर्प्शंस का क्लियर कर लेना। फेरिटिन के फॉर्म में क्या रहने वाला है, ये स्टोर रहने वाला है। फेरिटिन का क्वेश्चन पूछा जाता है, फेरिटिन फॉर्म में ये क्या रहेगा, सेव रहेगा। वेरी गुड पूनम देलो, क्लियर है सर, वेरी गुड। उसके बाद में नेक्स्ट में आपको बता दिया कि जीआई माल एब्जॉर्प्शन क्या होगा, मेजर साइट अगर काम नहीं कर रही है या प्रेजेंट नहीं है, उस पेशेंट में जीआई माल एब्जॉर्प्शन देखने को मिलने वाला है। डायरिया हो गया, उस कंडीशन में हो सकता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाए, कंटिन्यू लॉन्ग टर्म तक अगर डायरिया है उस कंडीशन में। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कोज। अब जो नेक्स्ट कोज है वो क्या है आपका, प्री मैच्योर बेबी। क्या, प्री मैच्योर बेबी। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठेगा कि प्री मैच्योर बेबी एक आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को कोज कैसे कर सकता है। तो प्री मैच्योर बेबी होते हैं उनमें, जो प्री मैच्योर बेबी होते हैं उनमें आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसका रीजंस क्या रहता है, तो जो आयरन स्टोर होता है वो कहाँ पे होगा, स्टोर कहाँ पे होता है, लीवर में। स्टोर कहाँ पे होगा, फॉर्म बताई मैंने कहाँ पे, कौन सी थी फॉर्म में, आपके फेरिटिन फॉर्म में क्या था, सेव रह रहा था, स्टोर रह रहा था। अब साइट अगर पूछता है, पहला क्या था, स्टोरेज फॉर्म पूछी, अब अगर साइट पूछेगा तो कहाँ पे रहेगा, लीवर। और जो इमेच्योर बेबी होते हैं उनमें क्या रहेगा, इमेच्योर लीवर रहेगा। क्या रहेगा, इमेच्योर लीवर रहेगा, इमेच्योर लीवर रहेगा, इमेच्योर लीवर। अब ये इमेच्योर लीवर कैसे काम कर रहा है, अब देखना जो हेल्थी, यहाँ पे स्पेशली ध्यान कर लेना, जो हेल्थी फुल टर्म था, हेल्थी फुल टर्म था, वो क्या कर रहा है, स्टोर कर रहा है, मदर के पेट से स्टोर करके आता है न्यू बॉर्न, लगभग अराउंडेड 250 mg आयरन। कितना स्टोर रखता है, 250 mg आयरन क्या रखेगा, स्टोर रखेगा। और ये क्या रहता है, सफिशियंट रहता है कितने टाइम के लिए, ये रहता है सफिशियंट 4 to 6 मंथ। जब तक लीवर मैच्योर नहीं होता सफिशियंट होता है 4 to 6 मंथ। 4 to 6 मंथ तक ये क्या रहेगा, सफिशियंट रहेगा। अब अगर किसी बच्चे का लीवर कंप्लीट इमेच्योर है तो वो कितना स्टोर नहीं कर पाएगा, नॉर्मली 150 बोल सकते हैं, सॉरी 250 स्टोर नहीं कर पाएगा। 250 से उसमें क्या रहेगा, कम रहने वाला आयरन। 250 से आयरन क्या रहेगा, कम रहेगा स्टोर। तो उस कंडीशन में जो प्रीमेच्योर बेबी है उसमें आपको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया देखने को मिल सकेगा। उसके बाद में नेक्स्ट कोज की अगर बात करूं तो रिपीटेड प्रेगनेंसी है वो कोज रहेगी, रिपीटेड प्रेगनेंसी, रिपीटेड प्रेगनेंसी कोज रहेगी क्योंकि ब्लड लॉस हो रहा है, और शॉर्ट इंटरवल बोल सकते हैं, एट शॉर्ट इंटरवल, कम टाइम में, बार बार, हर 1 साल में एक अगर बच्चा पैदा होगा मदर, उस मदर में आपको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया देखने को मिलेगा। और उसके बाद में आता है आयरन लॉस थ्रू स्किन या स्वेट। अगर आयरन लॉस हो रहा है किससे, स्वेट से, नॉर्मली यूरिन से भी लॉस होगा, यूरिन से भी लॉस होगा, ध्यान कर लेना। यूरिन भी आपका बोलेंगे, स्टूल से भी आयरन लॉस होता है, और स्वेट से भी होगा। अब अगर जो एक्सरसाइज बहुत ज्यादा कर रहे हैं, एक्सरसाइज बहुत ज्यादा कर रहे हैं, उनमें आपको स्वेटिंग बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। और जो स्वेट से अगर नॉर्मल आयरन की बात करूं कितना लॉस होता है, 50 mg पर मंथ, इतना नॉर्मल हो सकता है, स्वेटिंग से नॉर्मल है ये। अगर बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर रहा है पर्सन, उसमें स्वेटिंग ज्यादा आ रही है, आयरन इससे ज्यादा लॉस होगा, तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का वो कोज बन सकता है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का वो कोज बन सकता है। उसके बाद में आपको एक वोरम इन्फेस्टेशन बोला जाता है या वोरम इन्फेक्शंस, ये भी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को कोज करता है। तो इसमें वोरम इन्फेस्टेशन है, और कुछ कंडीशन में आपको मिलता है एक मलेरिया। मलेरिया कौन सी एनीमिया कोज कर सकता है, तो ध्यान कर लेना मलेरिया भी, जो मलेरिया वाला है कि मलेरिया क्या कर सकता है, तो मलेरिया आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया कोज कर सकता है। ये भी एब्जॉर्प्शन को कम करवा देता है, या लीवर पे इफेक्ट करता है। मोस्ट कॉमनली जो मलेरिया होता है लीवर पे इफेक्ट करेगा, और वहीं से उसको कोज करता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को। ये था आपका नॉर्मल। यहाँ तक क्लियर है, एक बार मुझे फटाफट कमेंट करके बता दो, यहाँ तक का टॉपिक आपका कोज क्लियर हुए।
फटाफट कमेंट कर दो, कोज क्लियर है, जो पॉजिटिव एजेंट थे वो क्लियर हो गए हैं। अब अपने देख रहे हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। क्या देखेंगे? क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस देखेंगे। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में सबसे पहला जो मोस्ट कॉमन सभी एनीमिया में देखने को मिलने वाला एजी फैटिक, जल्दी थकेगा, ये क्या होता है? मोस्ट कॉमन देखने को मिलेगा। क्यों थकेगा? हाइपोक्सिया होगा। हाइपोक्सिया अगर होगा बॉडी में तो अर्ली अर्ली फैटिक हो जाएगा, अर्ली फैटिक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में हाइपोक्सिया की वजह से ही उसको क्या देखने को मिलने वाला है? ये सब कुछ हाइपोक्सिया की वजह से होने वाले। सेकंड मिलेगा उसमें रेस्ट लेसनेस, रेस्ट लेसनेस और इरिटेबिलिटी। अब इरिटेट भी रहेगा, हाइपोक्सिया ही इन दोनों को कोज करने वाला है, इरिटेबिलिटी ये दोनों कोज करेगा। अब जब हाइपोक्सिया की कंडीशन होगी तो हाइपोक्सिया की कंडीशन में बॉडी कंपल्सन रिएक्ट करती है, यानी जो बॉडी के अदर ऑर्गन होंगे वो क्या कहेंगे कि हमें ऑक्सीजन दो। ऑक्सीजन का काम कौन करता है? आपका हार्ट। सप्लाई करने का काम कौन करेगा? हार्ट करने वाला है। अब हार्ट को किसी ने कहा कि, या बॉडी ने ब्रेन को एक इम्पल्स भेजी कि मुझे क्या चाहिए? इंक्रीज O2 चाहिए। बॉडी की डिमांड क्या है? ज्यादा O2 की है। तो अब उस कंडीशन में हार्ट क्या करेगा? हार्ट का काम था सिर्फ ब्लड को पंप करना। ब्लड को क्या कर रहा था? पंप कर रहा था। ब्लड को क्या करेगा? पंप कर रहा था। अब उस कंडीशन में अगर O2 की डिमांड बढ़ेगी तो ये पंपिंग क्या करेगा? उस पंपिंग को या पंप करने को बढ़ा देगा। अब O2 डिमांड को मेंशन करने के लिए क्या करेगा? इंक्रीज करेगा अपने पंप को। और जब हार्ट की पंप जो पंप कर रहा था या पंप कर रहा था ब्लड को, वो अगर इंक्रीज हो रहा है तो क्या हो जाएगा? टेकी कार्डिया। क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा टेकी टेकी कार्डिया। टेकी कार्डिया हो जाएगा हार्ट का पंप वाला। अब रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी भी साथ में आने वाली है। अगर बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होगी तो बॉडी डिमांड ऑक्सीजन की करेगी, तो आप क्या करोगे? रेस्पिरेशन तेज करोगे। तो रेस्पिरेशन तेज करोगे तो उसको क्या बोलेंगे? टेकीपीनिया। टेकीपीनिया। अब टेकीपीनिया के साथ में यहाँ पे डिस्निया, यानी कुछ कंडीशन में क्या होता है? डिस्निया की कंडीशन डिफिकल्टी इन रेस्पिरेशन देखने को मिल सकती है। डिस्निया देखने को मिलेगा। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में एक बात बताई थी कि माइक्रोसाइटिक एनीमिया और हाइपोक्रोमिक एनीमिया। तो हाइपोक्रोमिक का क्या मीन्स था? कलर में चेंजेस आना। कलर में चेंजेस आना। तो कलर में अगर चेंजेस आएंगे तो स्किन कैसी रहेगी? पोलर। कैसी मिलेगी स्किन? पोलर स्किन मिलने वाली है। पोलर स्किन मिलेगी। अब अगर हार्ट बहुत ज्यादा पंप करेगा, बार बार पंप करेगा, तो इस एक कॉम्प्लिकेशन कर सकता है जिसको बोलते हैं HF, हार्ट फेलियर कर सकता है। क्यों करेगा? इसका यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको, इंक्रीज वर्कलोड। इंक्रीज वर्क लोड की वजह से क्या करेगा? इंक्रीज वर्कलोड की वजह से ये हार्ट फेलियर कर देगा। अब ये जो आरबीसी थी, आरबीसी का जो मैंने बताया कि आयरन आरबीसी प्रोडक्शन में हेल्प कर रहा था, या उसको मैच्योर करने में हेल्प कर रहा था, उसके साइज को बढ़ाने में हेल्प कर रहा था। तो ये आगे चल के और क्या कर सकता है? ये कर सकता है स्प्लिनोमेगली। अब बात आ रही है कि स्प्लिनोमेगली कैसे हो सकती है। तो स्प्लिनो जो मेगली है, यानी स्प्लीन का साइज बढ़ जाना। अब इंक्रीज ब्रेकडाउन होगा आरबीसी का, और आरबीसी का जो ब्रेकडाउन होता है वो स्प्लीन में होता है। तो इमेच्योर आरबीसी था, उसका क्या हो जाएगा? इंक्रीज ब्रेकडाउन। इंक्रीज ब्रेकडाउन की वजह से क्या हो जाएगा? इमेच्योर आरबीसी। अब अगर आरबीसी बार बार एक ही जगह पे टूटेगी और इकट्ठा हो जाएगी तो उसकी वजह से क्या होगा? आपको स्प्लेनोमेगली देखने को मिलने वाला है। उसके बाद में हाइपोक्सिया की कंडीशंस की वजह से इसमें जो मोस्ट कॉमनली क्वेश्चन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का पूछा जाता है वो होता है आपका पॉलिनेकिया, यानी इसको बोलते हैं स्पून लाइक नेल्स। हाइपोक्सिया की वजह से स्पून लाइक नेल्स देखने को मिलेंगे। जो नेल्स की साइज होगी स्पून लाइक नेल दिखेंगे, ठीक है। पहला ये स्पून लाइक नेल्स किस में देखने को मिलते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट बोल सकता हूं मैं, सबसे ज्यादा बार पूछा गया है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में कि स्पून लाइक नेल्स किस में देखने को मिलते हैं। स्पून लाइक नेल्स आपका, यानी इसको क्या बोलते हैं? कोली
निकिया, कोलिनिकिया बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद में आता है आपका फ्लैट नेल्स। ये भी हाइपोक्सिया की वजह से देखने को मिलते हैं, इसको बोलते हैं प्लेटोनिकिया। ये क्या है? फ्लैट नेल, फ्लैट नेल। फ्लैट नेल्स भी आपको इसमें देखने को मिलने वाले। स्पून लाइक नेल्स स्पेशली ध्यान कर लेना, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में देखने को मिलेंगे। और एक बार मुझे फटाफट कमेंट करके बता दो कि कौन कौन अभी ऑनलाइन है और अभी तक का जितना टॉपिक करवाया है वो समझ में आया। हो सकता है मैं इतने साइन और सिम्टम इसलिए बता रहा हूँ कि आने वाले टाइम में या किसी भी जो नेक्स्ट एग्जाम है उसमें आपको एक्सेप्ट जैसे क्वेश्चन देके पूछा जाए कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का इनमें से कौन सा साइन और सिम्टम नहीं है। ठीक है, तो स्पेशली ध्यान करके चलना। एक बार फटाफट कमेंट कर दो कौन कौन ऑनलाइन है, उसके बाद में अपने डायग्नोसिस देखेंगे। और अभी तक का टॉपिक क्लियर हुआ है या नहीं हुआ, डायग्नोसिस देखने वाले हैं। डायग्नोसिस, अब अगर डायग्नोसिस की बात करूं तो डायग्नोसिस में पहला आरबीसी के जो साइज था उसमें चेंज आएगा। चेंज इन, बताया था कैसा रहेगा, माइक्रोसाइटिक रहेगा या नॉर्मल साइज में रहेगा। तो चेंज इन आरबीसी, अब इन चीजों का भी ध्यान रख लेना। चेंज इन आरबीसी साइज, इसको फॉर्म को नाम दिया जाता है एनी एनिसाइटोसिस। एनिसाइटोसिस बोलते हैं इसको, एनिस एनिसोसाइटोसिस। पहला है एनिसाइटोसिस, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन दिया जाएगा आपको चेंज इन आरबीसी साइज इज कोल्ड, तो ये आपको पता होना चाहिए एनिसोसाइटोसिस कहेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट था, नेक्स्ट आपका पोकिलोसाइटोसिस। अब यहाँ पे देखना चेंज इन आरबीसी शेप, आरबीसी की जो शेप थी उसमें भी चेंज होगा। पहला मैंने क्या बताया साइज में, अब सेकंड क्या बता रहा हूँ शेप में। चेंज इन अगर शेप होगा तो उसको क्या बोलेंगे, पोकिलोसाइटोसिस। चेंज इन आरबीसी शेप, आरबीसी की अगर शेप चेंज हुई तब। ये दोनों चीजें ध्यान कर लेना, ये दोनों क्वेश्चंस का ध्यान कर लेना, दोनों पूछे जा चुके हैं और ये इसके डायग्नोस करने में हेल्प करने वाले हैं। उसके बाद में मैंने आपको बताया कि जो जब भी एमसीवी कम हो रहा है, माइक्रोसाइटिक था, उसमें क्या मिलेगा आपको, डिक्रीज एमसीवी मिलेगा। और ये कितना मिल रहा था, 80, 80 से कम, 80 फेंटालीटर पर आरबीसी आपको मिल रहा था। ठीक है, उसके बाद में आपको जो आरबीसी के काउंट होंगे वो डिक्रीज मिलेंगे। तो उससे जो बेस्ट जो इन चीजें हैं कि इसमें अपने टेस्ट मोस्टली कौन सा करते हैं, मैं वही बता रहा हूँ। सीरम फेरेटिन लेवल को अपने चेक करते हैं। इसको चेक करने के लिए यानी कंफर्मेटिव टेस्ट बोल सकते हैं। तो सीरम फेरेटिन लेवल को क्या करते हैं, चेक करते हैं, सीरम फेरेटिन लेवल। अब सीरम फेरेटिन लेवल होता है वो क्या मिलेगा आपको, डिक्रीज मिलेगा। वो क्या मिलेगा आपको, डिक्रीज मिलेगा। कोई पूछे कि क्या चीज चेक करेंगे, तो सीरम फेरेटिन लेवल को आप चेक करोगे। और ये क्या मिलने वाला है, डिक्रीज। ये क्या मिलेगा, डिक्रीज मिलेगा। अगर 1 से 5 साल तक, 1 से 5 साल तक की अगर नॉर्मल बात करूं, 1 से 5 ईयर तक, तो 6 से 24 नैनोग्राम पर डीएल क्या रहेगा नॉर्मल, 6 से 24। और 5 से ज्यादा साल का कोई बच्चा है तो उसमें जो रहेगा वो रहेगा आपका 10 से 55, 10 से 55 नैनोग्राम पर डीएल क्या रहेगा, नैनोग्राम पर डीएल क्या रहेगा नॉर्मल। और ये क्या रहेगा, डिक्रीज हो जाएगा सीरम फेरेटिन लेवल्स। कोई पूछे कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में कंफर्मेटिव टेस्ट कौन सा कर सकते हैं, तो आप ये जो सीरम फेरेटिन लेवल है मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है और कंफर्मेटिव भी रहेगा। उसके बाद में आपका टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी को चेक किया जाता है जो कि इंक्रीज मिलती है। यहाँ पे सिर्फ एक यही चीज है जो इंक्रीज मिलने वाली है, स्पेशली ये और ध्यान कर लेना। टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी, बाइंडिंग कैपेसिटी, जो आयरन की कैपेसिटी होती है बाइंडिंग की पर एमएल में कितने परसेंटेज मिलेगा, या
जो बाइंडिंग की कैपेसिटी थी उसको, और उसका शॉर्ट फॉर्म होती है TIBC। TIBC क्या मिलेगा, ये आपको इंक्रीज मिलने वाला है। ये इंक्रीज मिलेगा। नॉर्मल कितना रहेगा, 240 से लेके 450 MCG माइक्रोग्राम पर डीएल क्या रहेगा, ये नॉर्मल रहेगा। ये क्या है, नॉर्मल है। ये आपको ज्यादा मिलने वाला है। उसके बाद में सीरम आयरन का जो लेवल होता है वो आपको कम मिलेगा। अगर सीरम डायरेक्ट आयरन की बात करूं तो सीरम जो आयरन था वो क्या मिलेगा आपको, कम। सीरम आयरन क्या मिलेगा, कम मिलेगा। आयरन लेवल भी ये क्या मिलेगा, कम मिलेगा। अभी मैंने आपको बताया सिर्फ आपकी टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी के अलावा आपको सब क्या मिलने वाले हैं, बढ़े हुए मिलेंगे। आपको सब चीजें बढ़ी हुई मिलेगी। तो सीरम जो आयरन लेवल था वो क्या मिलेगा, डिक्रीज मिलेगा। अब जो सीरम आयरन का लेवल होता है तो पता होना चाहिए कि न्यू बॉर्न में कितना है। न्यू बॉर्न में कितना रहेगा, न्यू बॉर्न में रहेगा 20 से लेके 157 माइक्रोन ग्राम पर डीएल। ठीक है। और नॉर्मल से अगर एडल्ट की बात करें, नॉर्मल की बात करूं एडल्ट में, तो एडल्ट में जो रहेगा वो रहेगा 60 से 170 माइक्रोन पर डीएल। उड़िया गुप्ता, वेरी नाइस सर जी, वेरी गुड। ज्वाइन तो की क्लास, रिप्लाई भी आया। बहुत टाइम से नहीं आ रहे थे पूनम देल्लू के अलावा किसी के भी। ये था आपका नॉर्मल्स। ध्यान कर लेना कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में जो आपका डायग्नोस्टिक होता है उसमें या तो चेंज इन आरबीसी साइज पूछा जा सकता है, चेंज इन आरबीसी शेप का नाम दे के आपसे पूछा जा सकता है कि इस टर्म्स को क्या कहेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि क्या कहेंगे। उसके बाद में था, मैंने सीरम फेरेटिन लेवल आपको बताया कि सीरम फेरेटिन लेवल है वो क्या मिलेगा, कम मिलेगा। सीरम फेरेटिन मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं डायग्नोस करने के लिए, किसको, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को। उसके बाद में सिर्फ एक चीज इंक्रीज थी, कौन सी, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी। टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी क्या थी, इंक्रीज थी। अगर डायग्नोस्टिक में आपसे कभी भी एक्सेप्ट वाला क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इनमें से कौन सा आयरन डायग्नोस में नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए सिर्फ एक इंक्रीज है, वो कौन सा था, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी। अदरवाइज क्या है, सब कम है। और पता होना चाहिए चेंज इन आरबीसी साइज में भी होगा और शेप में भी होगा। एमसीवी डिक्रीज था, जो स्टार्टिंग में माइक्रोसाइटिक से मैंने आपको बताया था। ये था आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। उसके बाद में आपकी नर्सिंग इंटरवेंशंस की बात कर लेता हूँ। और इससे भी आपका एक ही क्वेश्चन बनता है नर्सिंग इंटरवेंशन से, जो बार बार रिपीट होता है डायरेक्ट। अभी अपने जो पढ़ रहे हैं सप्लीमेंशन से रिलेटेड नहीं पढ़ रहे हैं। सप्लीमेंशन के जो साइड इफेक्ट आते हैं उनसे आपकी नर्सिंग इंटरवेंशन अलग होती है, और आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की इंटरवेंशन से अलग रहती है। अब अगर आपसे कोई पूछे एग्जाम में कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का पेशेंट आपके पास में आया है या डायग्नोस हुआ है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, तो आप सबसे पहले करोगे आइडेंटिफाई। क्या आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई कोज ऑफ आईडीए। कोज ऑफ आईडीए, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का कोज को क्या करोगे आप, आइडेंटिफाई करोगे कि किस वजह से हो रहा है। फीमेल है, ब्लीडिंग ज्यादा हुई, ब्लड लॉस हुआ, मेंस्ट्रुअल साइकिल की ब्लीडिंग है वो बहुत एक्सेसिव है, बहुत ज्यादा में आ रही है, उसकी वजह से आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो रहा है, या उसका लो डाइटरी इंटेक है, जो डाइटरी इंटेक था वो कम है या ज्यादा है, उस चीज को आप करोगे। उसके बाद में ये आपने आइडेंटिफाई किया, उसके बाद में आपका सेकंड स्टेप क्या रहेगा, रिमूव करना है। देन क्या करोगे, रिमूव करोगे तब। अब आपको अगर कोर्स का ही नहीं पता कि किस कोर्स से आ रहा है, किसी को ब्लीडिंग लॉस है और आपने आयरन की डाइट लेने के लिए बोल दिया, तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया रिकवर नहीं होगा। ब्लीडिंग की वजह से किसी का मेंस्ट्रुअल साइकिल बहुत ज्यादा एक्सेसिव आ रहा था, बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो रहा है मेंस्ट्रुअल साइकिल में, और उस कंडीशन में आपने क्या कहा कि आप आयरन की टेबलेट ले लो, आपका आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया ठीक हो जाएगा। ठीक है। बट आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का आपने कोज नहीं पता किया, तो आपने कुछ नहीं किया। आप अगर ब्लीडिंग हो रही है और आपने ब्लीडिंग का कोज पता कर लिया, ब्लीडिंग को स्टॉप कर दिया, उसकी अलग से ट्रीटमेंट स्टार्ट करके, तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया साथ में रिकवर हो जाएगा अच्छे से। आप उसके बाद में चाहे कुछ भी करो, अगर ब्लीडिंग कंटिन्यू है तो हो सकता है कंटिन्यूटी से चलते रहे ब्लीडिंग,
और पेशेंट को आप टेबलेट दे रहे हो, इंजेक्शन दे रहे हो, आयरन का कोई काम नहीं कर रहा, उसका जो ब्लड है, आरबीसी है, नहीं बढ़ रही है, एचबी का लेवल नहीं बढ़ा, तो आपने क्या नहीं किया था, आइडेंटिफाई नहीं किया था कोज को कि किस वजह से हो रहा है। पेशेंट को पिछले 15 दिन से कंटिन्यू लूज मोशन था और आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, उसको आपने डायग्नोस कर दिया। अब आपको यही नहीं पता कि कोज क्या था, डायरिया की वजह से उसको हो रहा है या किसकी वजह से हो रहा है। यानी पॉजिटिव एजेंट जानना सबसे पहले जरूरत रहेगी आपके नर्सिंग इंटरवेंशंस में, स्पेशली बात ये है। उसके बाद में आप क्या करोगे, डाइटरी काउंसलिंग। अब आप उसको बताओगे कि डाइट में आपको क्या लेना है, कौन सी डाइट आपको चाहिए, डाइटरी काउंसलिंग करोगे क्लाइंट की, ठीक है। उसके बाद में आपका ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, दोनों का आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में जो आयरन सप्लीमेंट्स आते हैं ओरली में आते हैं, जो ओरली में रहेगा, यानी आयरन सप्लीमेंट्स की बात कर लेता हूँ। आयरन सप्लीमेंट्स आपको मैंने नर्सिंग इंटरवेंशन जो अभी बताई है, वो ध्यान कर लेना कि सिर्फ और सिर्फ आयरन एनीमिया डायग्नोसिस से रिलेटेड या डायग्नोस होता है उसी कंडीशन में वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहां से तभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आयरन सप्लीमेंट्स में बात करता हूँ सबसे पहले कि आयरन सप्लीमेंट्स आते किस किस फॉर्म में। आपने इंजेक्शन भी दिया है, टेबलेट भी दिया है आयरन की, फीमेल्स में अपने टेबलेट स्टार्ट करते हैं। प्रेग्नेंट फीमेल में इंडिया में जो टेबलेट आयरन की टेबलेट देते हैं वो करेंगे, ठीक है। तो पहला अपना करते हैं ओरली से। पहला कौन सा है, ओरली आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को ट्रीट करने के लिए आप क्या करोगे, 20 से लेके 30% तक एलिमेंट्री आयरन दोगे। कितना, 20 से लेके 30% तक एलिमेंट्री आयरन दोगे, जिसमें टेबलेट आती है मोस्ट कॉमनली यूज की जाती है जो फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट क्या है, मोस्ट कॉमनली यूज की जाती है, उसी टेबलेट का बता रहा हूँ। इसकी जो डोज होती है फेरस सल्फेट की कितनी रहेगी, 3 to 6 mg पर केजी, mg पर केजी और पर डे, इतनी डोज आप दे सकते हो। उसके बाद में इसकी जो अलग फॉर्म्स आती है, ये क्या थी आपकी मोस्ट कॉमन फॉर्म है, फेरस सल्फेट मोस्ट कॉमनली यूज करता है, इसका क्वेश्चन पूछा भी गया है। उसके बाद में ओरल में और बता देता हूँ आपको, फेरस फ्यूमरेट है, ये भी आएगा, फेरस फ्यूमरेट। ये क्वेश्चन इसलिए बता रहा हूँ, चारों चार टाइप बताऊंगा यहाँ पे। जो ओरली है फेरस सल्फेट मोस्ट कॉमनली यूज की जाती है, फेरस फ्यूमरेट है उसको भी यूज करते हैं। उसके बाद में फेरस फेरस गुल ग्लूकोनेट, ग्लूकोनेट ये भी आपकी एक यूज रहती है। और एक है पेरस सक्सीनेट, ये भी आपका एक यूज रहेगा। ये इसलिए बताया, एक एग्जाम तो लास्ट बार हमें मुझे याद नहीं आ रहा, शायद बीएचयू में पूछा गया था कि आयरन से रिलेटेड, जहां तक मुझे याद है कि आयरन ओरली में कौन सा नहीं देते, तो उनमें से इनके 3 ऑप्शंस थे एक ग्लूकोनेट के अलावा। उसने जो आपका इंजेक्शन आता है वो ऑप्शन डाल रखा था, तो आपको पता होना चाहिए कि ओरली में किस फॉर्म से जाएगा और इंजेक्शन फॉर्म में क्या रहेगा, इंजेक्शन फॉर्म में क्या रहेगा। तो ये आपके 4 टाइप के आयरन अपने ले रहे हैं इसमें। अब जो ओरली आयरन था उसको देने का कैसे देते हैं, तो पता होना चाहिए कि जो आयरन है, आयरन किसके साथ दें, गिवन विद मील, गिवन विद मील, खाने के साथ दे सकते हैं। ध्यान कर लेना, पहला खाने के साथ दे सकते हैं, उस टाइम आपका HCl का लेवल ज्यादा रहेगा। या सेकंड होता है इम्पटी स्टोमक, इम्पटी स्टमक, खाली पेट देंगे फॉर बेटर एब्जॉर्प्शन। क्यों देंगे इसको, आयरन्स को आप गिवन विद मेल्स या इम्पटी स्टोमक, क्योंकि वहां पे एब्जॉर्प्शन करवाने के लिए इंक्रीज HCl का सेक्रेशन रहता है। ड्यूरिंग जब आप फूड ले रहे हो तब भी या मील ले रहे हो उस कंडीशन में भी आपको HCl का लेवल ज्यादा देखने को मिलता है। इम्पटी स्टोमक भी आपको HCl का लेवल है वो ज्यादा देखने को मिलता है। और HCl क्या करवाता है, इसका एब्जॉर्प्शन करवाने में हेल्प करता है, ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। अब जो आप ओरली आयरन ले रहे हो, यानी ओरली जो आयरन था उसके साइड इफेक्ट पूछे जाते हैं। ओरली आयरन के क्या पूछे जाते हैं, साइड इफेक्ट, साइड इफेक्ट पूछे जाते हैं। तो पहला जो मोस्ट कॉमनली साइड इफेक्ट आता है इसका, नोजिया एंड वूमेटिंग। पहला क्या होता है, नोजिया एंड वूमेटिंग, वूमेटिंग। सेकंड आता है कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलेगा, क्या मिलेगा, कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलने वाला है।
और थर्ड जो है एपिगेस्ट्रिक पेन, कुछ कंडीशंस में एपिगेस्ट्रिक पेन देखने को मिलेगा, एपिगेस्ट्रिक पेन देखने को मिलेगा। उसके बाद में जो इम्पोर्टेंट जो साइड इफेक्ट है स्टैंडिंग ऑफ टीथ, स्टैंडिंग ऑफ टीथ यानी जो बच्चों में एक बोला जाता है, अभी मैं आपको बताऊंगा स्टैंडिंग ऑफ टीथ, यानी जो दांत होंगे या टीथ होते हैं वो क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे बच्चे के। तो उस कंडीशन में स्टैंडिंग ऑफ टीथ है, उस कंडीशन में हमेशा ध्यान रखना स्टैंडिंग ऑफ टीथ से प्रिवेंट करने के लिए, इसका प्रिवेंट करने के लिए आप क्या करोगे, इससे प्रिवेंट करने के लिए आप क्या करते हैं, स्ट्रॉ को यूज करते हैं। जो आयरन होता है उसको किससे देते हैं, स्ट्रॉ से, ये पूछा जाता है। स्टैंडिंग ऑफ टीथ से प्रिवेंट करने के लिए क्या करते हैं, एक स्ट्रॉ यूज की जाती है। स्ट्रॉ क्या है, एक पाइप जिसमें आपने कभी जूस पिया होगा या कॉफी शॉप में बैठ के कॉफी जो आप जूस वगैरह पीते हो, उसमें एक ऐसा होता है गिलास के अंदर लगी हुई स्ट्रॉ, ठीक है। ये आपका गिलास था, इसके अंदर ये जो स्ट्रॉ लगी हुई है इसकी बात कर रहा हूं मैं, आपने इसे डायरेक्ट किया है। आपने क्या नहीं किया, जो टिप थे आपके उसको टच नहीं करने दिया, डायरेक्ट आप उसको अंदर ले गए। ये स्ट्रॉ आपकी जो थी इसको आपने जो यूज किया है वो क्या करेगी, प्रिवेंट करेगी किससे, स्टैंडिंग ऑफ टिप, स्टैंडिंग ऑफ टिप से प्रिवेंट करेगी। उसके बाद में यहाँ पे एक और जो पूछा जाता है इम्पटी स्टोमक, उसके बाद में नेक्स्ट पूछा जाता है यहीं से, इम्पटी ऑफ स्टोमक किस मील के साथ में देते हैं, तो विद जो आपका मील होता है विटामिन सी, जिसमें विटामिन सी रहेगा, विटामिन सी जिसमें होगा उसके साथ में आप इंपॉर्टेंट रहता है देना। क्यों, क्योंकि विटामिन सी क्या करता है, इंक्रीज कर देता है एब्जॉर्प्शंस को, इंक्रीज कर देता है किसके, आयरन के एब्जॉर्प्शंस को, आयरन के एब्जॉर्प्शंस को इंक्रीज कर देता है। और एक स्पेशली ध्यान कर लेना, अवॉइड किया जाता है मिल्क और एंटासिड के साथ में, मिल्क एंड एंटासिड के साथ में क्या करेंगे, इसको अवॉइड करेंगे। एंटासिड के साथ में क्या करना है, अवॉइड करना है। कभी भी मिल्क और एंटासिड के साथ में आयरन को नहीं देंगे, कभी भी आयरन को एंटासिड के साथ में नहीं देंगे। उसके बाद में था आपका एक यहाँ से एक क्वेश्चन और एनक्लेक्स बेस्ड क्वेश्चन बनता है कि एक पेशेंट है ओरली आयरन सप्लीमेंट पे, ध्यान से सुनना, ओरली आयरन सप्लीमेंट पे क्या है, पेशेंट है और पेशेंट की मदर कंप्लेन लेके आई है, या जो बेबी है उसकी मदर कंप्लेन लेके आई है कि उसके बच्चे को ब्लैक कलर का स्टूल आ रहा है। क्वेश्चन ध्यान से सुन लेना, दोबारा बता रहा हूँ, एक मदर आई है या एक पेशेंट आया है, उस किस पे है, ओरल, ओरल आयरन सप्लीमेंट पे है, और उसकी कंप्लेन क्या है, ब्लैक कलर स्टूल, ठीक है। तो ध्यान रख लेना ब्लैक कलर स्टूल क्या है, एक नॉर्मल है, ब्लैक कलर का स्टूल क्या है, नॉर्मल रिएक्शंस है या नॉर्मल साइड इफेक्ट्स बोल सकते हैं, या नॉर्मल फाइंडिंग है। कलर स्टूल ये क्या है, नॉर्मल फाइंडिंग है, इससे कोई जो कलर होता है आपका ब्लैक कलर स्टूल देखने को मिलेगा किसमें, आयरन, ओरल आयरन थेरेपी पे अगर पेशेंट होगा तो। ये क्या है, नॉर्मल फाइंडिंग, और यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये क्या है, आपका साइड इफेक्ट है या कुछ हो रहा है, तो ये साइड इफेक्ट नहीं, नॉर्मल फाइंडिंग है आयरन की, जो ओरल आयरन थेरेपी है उसका, ठीक है। और जो नेक्स्ट था, उसके बाद में जो मदर और फादर्स होते हैं, पेरेंट्स को आप गाइड करते हो, इंस्ट्रक्ट करते हो, इंस्ट्रक्ट करते हो किसको, इंस्ट्रक्ट चाइल्ड एंड पेरेंट्स, दोनों को आप इंस्ट्रक्ट करते हो कि आपको क्या करना है, उनको लेने का तरीका, जैसे कि कोई लिक्विड आयरन थेरेपी पे है या लिक्विड आयरन पे है, और आप मदर और फादर क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट उसको मुंह से दे रहे हैं। उनको समझाना है कि एक स्ट्रॉ आती है, उस स्ट्रॉ को यूज करो, उस स्ट्रॉ को यूज क्यों करना है, प्रिवेंट करना है किससे, स्टेनिंग ऑफ टिथ से, प्रिवेंट टू स्टैंडिंग ऑफ टिथ। अगर स्टैंडिंग ऑफ टिथ से प्रिवेंट नहीं करोगे तो उसको क्या हो जाएगा, स्टैंडिंग ऑफ टिथ हो जाएगा, उसके दांत खराब हो जाएंगे, हो सकता है लाइफ लॉन्ग रहे या कुछ टाइम के लिए रिप्लेस करवाने पड़े। क्लियर, यहाँ तक क्लियर। उसके बाद में आपके पेराइटल रूट की बात कर लेता हूँ। जो आपका पेराइटल आयरन रूट होता है, यानी आईवी और आईएम का, दोनों का बताऊंगा मैं। पहला इंट्रावेंस, पहला कौन सा कर रहे हैं अपने, इंट्रावेंस, इंट्रावेंस का बता देता हूँ, इंट्रावेंस में कौन सा आता है, आयरन सुक्रोज, वेनोफेर के नाम से आता है, 20 mg पर ml रहता है,
ये भी अब बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, जो लास्ट बार का अभी आपका जो ऑक्सीटॉक्सिन का पूछा गया था नोट सेट में, उसके बाद में कि आपको पता होना चाहिए डोज भी कितनी आती है। तो पहला जो आईवी में वो कौन सा है, आयरन सुक्रोज, आयरन सुक्रोज। तो आयरन सुक्रोज कितना रहेगा पर एमएल में, 20 mg, जो इसकी वायर आती है 20 mg पर एमएल रहता है। ठीक है। और जो अगर बात कर रहे हैं कि जो बच्चा होता है या एडल्ट होता है, तो उनमें अगर डोज आपको पता है तो आप क्लियर कर सकते हो, 1 to 3 mg पर केजी पर डे। एक दिन में आप इतनी डोज उसको दे सकते हो, लिमिटेड इतनी डोज आप दे सकते हो पर डे में। तो अगर चाइल्ड होता है तो चाइल्ड में आप डेक्सट्रोज के साथ में, यानी जो आयरन सुक्रोज होता है आईवी देंगे हमेशा मोस्ट, जो किसके साथ देने वाले हैं, डेक्सट्रोज प्लस में एनएस के साथ में। आयरन सुक्रोज को किसके साथ में देंगे, या तो इसको जो आयरन को मिक्स करेंगे किस में करेंगे, या तो एनएस में करेंगे नॉर्मल सलाइन में, या करेंगे आप डेक्सट्रोज में। डेक्सट्रोज में आप क्या करोगे, उसको मिक्स करके डाइल्यूट करके दोगे, डायरेक्ट आईवी नहीं देंगे। अब इसको मिक्स करते हैं, अगर बात आती है, दोनों बता देता हूँ मैं, चाइल्ड की बात कर लेता हूँ पहले और साथ में एडल्ट। पहला चाइल्ड, पहला चाइल्ड, सेकंड एडल्ट। अगर चाइल्ड में आप दे रहे हो तो आप जो डोज होगी उसको लगभग आप दे सकते हो 240 800 mg तक। उसको आप 150 से 200 ml में क्या करोगे, डाइल्यूट करोगे। उसको दे सकते हो आप विद इन 2 आवर, विद इन 2 आवर। बच्चे को आप 150 से 200 ml है वो कितने घंटे में दे सकते हो, विद इन 2 आवर। अब एडल्ट वाला जो आएगा, आप क्या करोगे, एडल्ट में 250 से लेके 1 लीटर तक, यानी 250 से लेके क्या कर सकते हो 1 लीटर तक, या 1000 ml तक, जो एनएस या डेक्सट्रोज है, जो फ्लूइड में आपने मिक्स किया है, 250 से लेके 250 से लेके कितना होना चाहिए, 1000 ml तक होना चाहिए। और उसको आप कितने हावर में देते हो, 6 to 8 आवर। कुछ बुक में विद इन 4 to 6 आवर भी दे रखा है, तो दोनों सही है। 6 to 8 आवर, 6 to 8 आवर में आप उसको दोगे। तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि 6 to 8 आवर में जाने वाला है आयरन सुक्रोज एक आईवी आपका इन्फ्यूजन रहने वाला है। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आपको लास्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में इंट्रामस्कुलर, इंट्रा मस्कुलर की बात कर लेता हूँ। इंट्रामस्कुलर में आप कौन सा यूज करते हो, आयरन डेक्स्ट्रान। कौन सा यूज करते हो, आयरन डेक्स्ट्रान। ये आपको 100 mg और 50 mg दोनों में मिलता है, पर मोस्ट कॉमनली जो इंडिया में यूज किया जाता है वो होता है 50 mg पर एमएल। आयरन डेक्स्ट्रान 50 mg पर एमएल कौन सा यूज करेंगे अपने इंडिया में, मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं 50 mg पर एमएल वाला यूज करते हैं। ठीक है। वो ये आपको इंट्रामस्कुलर दे सकते हैं, ग्लूटियस मसल्स में देते हैं, डीप इनटू ग्लूटियस मसल्स, डीप इनटू ग्लूटियस मसल्स, ग्लूटियल मसल्स। और जो इसका मेथड पूछा जाता है किस मेथड से देते हैं, तो पता होना चाहिए, जेड ट्रैक, जेड ट्रैक मेथड यूज करते हैं आईवी इंजेक्शंस में। कौन सा मेथड यूज करते हैं, जेड ट्रैक मेथड यूज करते हैं। क्लियर। ये क्वेश्चन में पूछा जाता है जेड ट्रैक मेथड से कौन सा इंजेक्शन दिया जाता है, तो आयरन का इंजेक्शन या आयरन डेक्स्ट्रान है, किससे देंगे आप, जेड ट्रैक मेथड से दोगे, और डीप ग्लूटियस मसल्स में देना है। यहाँ तक क्लियर है। अब मैं कुछ आयरन से रिलेटेड रिच डाइट जो होती है, फूड विच फूड बता देता हूँ, या डाइट में बता देता हूँ क्या रहेगा, या पूछा जा सकता है फूड विच रिच इन डाइट, जो डाइट में रिच है उनकी बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहला आपका है डार्क ग्रीन लीफ वेजिटेबल। जो डार्क ग्रीन है, डार्क ग्रीन लीफ वेजिटेबल, यही बार बार पूछा जाता है। ड्राई फ्रूट, सेकंड है ड्राई फ्रूट। उसके बाद में आपका थर्ड रहेगा एग योक, अंडे। डायरेक्टली बताऊं तो एग, भाई मुर्गी के अंडे खाओगे तो आयरन आपको मिलेगा। ठीक है। उसके बाद में लीवर मीट है, किसी भी जो लीवर मीट होगा वो भी आपको
करेगा। उसके बाद में पूछा जाता है पोटैटो का, पोटैटो में भी आयरन होता है, पोटैटो में आयरन होता है। बीन्स में आयरन रहेगा, बीन्स में क्या रहेगा, आयरन रहेगा। और आपका उसके बाद में जो ड्राई फ्रूट्स आ गए, ये आपके मोस्ट कॉमनली रिच है। और डायरेक्ट लिफ वेजिटेबल आपका मोस्ट कॉमनली पूछा जाता है, तो डायरेक्ट लिफ जो आपका जो डायरेक्ट ग्रीन लिफ वेजिटेबल्स होती है वो क्या करती है, आयरन की फुल सप्लीमेंट्स प्रोवाइड करती है। ये था आज अपना टॉपिक आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया कंप्लीट हो गया। किसी को कुछ भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिएगा, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। अगर किसी को कोई भी डाउट हो कहीं पर भी तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हो। जो लाइव देख रहे हैं वो जाके कमेंट कर सकते हैं, आपको आंसर आपको वही मिल जाएगा, जो भी डिस्कशन होगा आपको समझा दिया जाएगा। ओके, थैंक यू सभी को। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।